हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस अभी जो है ना आपके सीरेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ना। यहाँ से आपको भाई अगर हम ओवरऑल सभी सेशन में देखें ना, सिर्फ सीडीपी में अगर देखते हैं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं रीजन असर्शन के ना। फिर वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 की सीडीपी हो, दोनों में ही दिख जाते हैं। और साथ में आपका ईवीएस का पोर्शन हो, लैंग्वेज का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, इन सभी में ये जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, कारण और कथन, ये हर जगह पूछे जाने लग गए ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज सीडीपी से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। और आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले ना, स्पेशली रीजन असर्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। और पीडीएफ्स भाई आपको पता ही है, आपको टेलीग्राम से मिल जाता है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सो वहाँ से जा करके आप इन पीडीएफ्स को भी ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कंटेंट की क्लासेस भी चल रही हैं, और हमने कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है सीडीपी का। सोचिए अभी आपके पास कंप्लीटली 30 डेज है और सीडीपी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम रिवीजन भी शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को कवर अप और अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक बार आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो रिवीजन के व्यू से भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो मूव करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी कथन है यहाँ पर कि भाई कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, सब कथन जैसे कह रहा है ना कि यहाँ पे लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा जाता है ना भाई। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ओपनली बात होती है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। और कुछ कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ों को अभी भी छिपा के रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चे भी जिस कल्चर में पल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक तरीके से क्या कह सकते हैं भाई, उनका विकास हो रहा है, वो उसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। और कारण क्या है कि भाई बच्चों के लिए बाल्यावस्था के जो उनके अनुभव होते हैं ना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे कि ऊपर वाली लाइन बता रही है ना, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना कि भाई हर बच्चा जिस कल्चर से, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है ना, उसके एक्सपीरियंस भी वैसे ही होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रीजन असर्शन दोनों सही है, और असर्शन प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है रीजन को, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि बताया ही मैंने कि क्लासेस आपकी चल ही रही है ना। अगर आप विजिट करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको काफ़ी कुछ सॉरी प्लेलिस्ट पे ना, तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भाई विज्ञापन और फिल्में वगैरह जो होती है ना, किशोरों यानी कि जो एडोलसेंट होते हैं, उनके दृष्टिकोण को और मूल्यों को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जो भी एडोलसेंट होते हैं ना भाई, उनका आउटलुक कैसा होगा, उनके वैल्यूज़ कैसे होंगे ना, तो काफ़ी हद तक, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो ना, तो भाई ये मूवीज़ वगैरह हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और हर बच्चा कहीं ना कहीं इससे इन्वॉल्व होता ही होता है ना। तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, वो कैसे होंगे, उनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी ना, हर एक चीज़ इस पर डिपेंड करने लग गया है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और कारण क्या बता रहे हैं कि मीडिया जो है ना, हमारी जो मीडिया है सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक एजेंसी है क्या, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का सोर्स है क्या। तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं प्रॉपर, तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा ना। अब सेकेंडरी की बात कर दी इन्होंने, तो प्राइमरी क्या होगा भाई, प्राइमरी सोर्स क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन हो गया, कमेंट में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है ना बच्चे के लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया ना, ये कमेंट में बताएंगे आप लोग। और मैं ये भी बता दूं आपको कि भाई इसके बाद हम चैप्टर वाइज
आपके क्वेश्चंस लाने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अभी हम रिवीजन के व्यू से भी जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उस बेसिस पे भी थ्योरी कर लेंगे। और जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, डीप नहीं पढ़ सकते, अब भाई 30 दिन बचे हुए अभी भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट स्टिल हम रिवीजन की क्लासेस भी लाएंगे और साथ में आपकी चैप्टर वाइज, क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो चल ही रही है ईयर वाइज, ठीक है। आपने देखा ही होगा पेपर 1 हो या पेपर 2, अभी हम चैप्टर वाइज भी रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछ लिया गया ना। और कथन क्या है हमारा कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के, आई थिंक चेंज कर लेते हैं कलर ना, ब्लैक एंड रेड के अलावा कोई और हो जाए, जैसे कि ब्लू, यस। सो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे जो होते हैं ना 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तो ये इनकी आलोचना है, क्या क्रिटिसाइज किया गया है इन्हें इस बेसिस पे, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जीन प्याजे ने अपनी 4 स्टेजेस दे रखी हैं, अपनी थ्योरी को 4 स्तरों में डिवाइड कर रखा है, और इन्होंने जो ये स्तर दिए हैं अपने बच्चों पर ही इन्होंने प्रयोग किया है और उसी के बेसिस पे ये थ्योरी बना दी है। तो भाई इनको इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना इनकी करी जाती है कि इन्होंने पहली बात तो अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया, तो ये फिर चीज़ें यूनिवर्सल कैसे हो सकती हैं, हर बच्चे को हम एक ही तराजू पे कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो विकास है ना, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में ही बोलने लग जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 साल के हो जाते हैं, फिर 2.5 से 3 साल के हो जाते हैं, तब वो बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का डिपेंड करता है ना कि भाई थोड़ा किसी का पहले विकास हो जाता है, उस स्तर पे पहुंच जाते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना। तो अपने 4 बच्चों के बेसिस पे, लाइक अपने, सॉरी 4 नहीं कहेंगे, कितने बच्चे थे मुझे नहीं पता है फिलहाल, बट जो भी बच्चे थे उनके बेसिस पे उन्होंने जो स्टेजेस दे रखी, इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया ना। और साथ में इन्होंने समाज को, कल्चर को हर एक पूरी तरीके से इग्नोर किया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से भी इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन सही है। रीजन क्या कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी अभी बताया कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया है, इसी वजह से तो इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था ना। तो ए सही है बट आर गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्या है, अभी कथन है यहाँ पे भाई हमारा कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। भाई मैंने एक क्लास कराई थी जहाँ पे मैंने आपको टैग वर्ड्स बताए थे, ठीक है, टैग वर्ड्स, और वो वर्ड्स जहाँ पे ये शब्द भी इंक्लूड होता है, मैंने साफ साफ कहा था जब भी मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन की बात होगी ना, आप उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये एक निगेटिव वर्ड है, क्योंकि आप कभी भी मानकीकृत तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से चीज़ों को, और वो भी मूल्यांकन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रचनावादी तरीका नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भाई ये तो हो जाएगा गलत आपका। और कारण क्या बता रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर, मतभेद यानी कि कहा जा सकता है कि भाई जो डिसमिसिंग डिफरेंसेस हैं बच्चों के बीच में ना, उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। एक बच्चा जो बहुत अच्छे फैमिली से आ रहा है भाई, उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ खामियां, कुछ अच्छी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो काफ़ी डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है ना, तो उसमें वो कमी नज़र आएगी। तो भाई अब यहाँ पे आप उस चीज़ को, इस खाई को भरने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्या, इज़ इट पॉसिबल, बताइए। भाई उस चीज़ को आप कंप्लीटली इग्नोर करके, खारिज कर, सभी को समान बनाने की दिशा में, भाई ये चीज़ तो ठीक है कि आप सब बच्चे को समान बनाने की दिशा में ले जाएं, पर समान दिशा बनाने में कैसे ले जाएंगे भाई, जब आप चीज़ों को डिसमिस ही कर दोगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे कि भाई बच्चा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है ना। सिमिलर इक्वलिटी दीजिए, पर उस चीज़ को फिल करने की भी कोशिश करिए ना। बच्चे को आप कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा एक्सपोजर दीजिए कि बच्चा भी महसूस करे, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो अदर बच्चों के साथ अपना इक्वली महसूस कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक दोनों गलत हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है आपका। आएंगे नेक्स्ट पे। तो अगेन असर्शन क्या कहता है हमारा भाई कि संवाद, बातचीत और चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाती हैं।
बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। और रीजन क्या दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि सीखने की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो कैसी होती है, सामाजिक होती है, सोशल होती है। बहुत सही है भाई, है ना। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, जब बच्चा सामाजिक होगा तभी तो वो दूसरों के साथ बातचीत और चर्चा संवाद कर पाएगा। और जब वो ऐसा कर पाएगा तो भाई वो बेहतर समाधानकर्ता भी बन सकता है, ठीक है। और लर्निंग सामाजिक प्रक्रिया है, और दोनों ही चीज़ें बहुत ही परफेक्ट है। सो ऑप्शन फर्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अभी जो लोग क्लास तो देखते हैं ना लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है भाई। क्लास को लाइक भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है कि बच्चों का बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। अभी शुरुआत में ही बताया कि भाई बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस नाम की चीज़ भी होती है ना। भाई इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो कहता है कि हर बच्चे को हम एक ही स्केल से नहीं मीज़र कर सकते हैं। हर बच्चा अपने पेस पे, अपने दर पे, ठीक है, विकसित होता है। भाई किसी को बहुत अच्छा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट मिल रहा है, लाइक उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, तो उसका डेवलपमेंट एकदम भाई रॉकेट पे बैठ के जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जिस बच्चे को ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना ही एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, नहीं आसपास की पर्यावरण उसका अच्छा है, और ना ही उसको अच्छा एक तरीके से खाने के लिए भी हेल्दी नहीं मिल रहा है ना, तो उसका कैसे हो सकता है ना। तो सार्वभौमिक तो नहीं मान सकते, यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं ही कहा इन्होंने, तो भाई ये सही हो जाएगा हमारा, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। और तर्क क्या कहता है कि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। यानी कि बच्चों या बचपन की जो समझ है उनमें उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कोई, बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल है ना। बच्चे का कल्चर कैसा है, सोशलाइजेशन कैसा है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथन है यहाँ पे कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। तर क्या कहता है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है भाई, हर बच्चे का विकास अपने पेस पे होता है, जैसे कि मैंने, तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। हाँ, जैसे कि बोलने की बात बताई थी ना कि भाई कोई बच्चा पहले बोलने लग गया 1.5 से 2 साल में, कोई बच्चा 2.5 से 3 साल के बीच में बोल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि अपनी जगह पे दोनों सही है, और ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन रीजन असर्शन से आ गया भाई। रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, और खैर उसी की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। भाई बच्चों को जब आप मौका दोगे तभी तो आगे बढ़ के कुछ काम करेंगे ना। और बिल्कुल सही है आपका असर्शन। कारण क्या है कि सीखे गए संप्रतियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहन और दीर्घकालीन तक हो जाता है। भाई जब बच्चे खुद से आगे बढ़ के कोई चीज़ अप्लाई करते हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए हमेशा के लिए हो जाती हैं, और वो उस चीज़ को याद रखते हैं। जब वो कोई चीज़ एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं या खुद करके सीख रहे हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उन्हें हमेशा के लिए याद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है भाई, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। अगला क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन जो होता है ना, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, इनकम का भी इफेक्ट करता है बच्चों की लाइफ में, ठीक है। हर एक बच्चा जैसे हर एक चीज़ उसकी हर एक नीड फुलफिल हो रही है, एक बच्चा जैसे वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है ना, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी बचपन की, है ना, और जो भी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई अलग हो सकता है, अलग होता है। रीजन क्या दे रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों के द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। तो बिल्कुल भाई वही चीज़ जो ऊपर है तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, मान के चल सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चंस आते हैं, वही कॉन्सेप्ट होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये हल्का सा चेंज कर देते हैं ना, और बस वही हल्का सा चेंज आपको समझना है कि क्या हुआ है। और अगेन क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा
लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल भाई, हुआ क्या है ना, वो बच्चों से हमें पूछना भी चाहिए और बच्चे क्या कहना कहते क्या हैं वो चीज़ें हमें सुननी और समझनी भी चाहिए। तर्क क्या दे रहे हैं कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर बच्चा खुद से चीज़ें खोजबीन करके सीख रहा है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे हम फर्स्ट की तरफ जा पाएंगे ना, कि वही क्वेश्चन घूम फिरा के पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक को नए संप्रतियों अवधारणाओं को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भाई बच्चे ने जो पिछली क्लास में सीखा था ना, उससे हमें कनेक्ट करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, और इससे होता क्या है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, जो विद्यालय के बाहर भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अधिगम एक ऐसा लाइक लर्निंग कह सकते हैं ना, कि लर्निंग ऐसा है कि जो कि एक कंटिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया है ना। अगर लर्निंग रुकती है तो वो फिर बाध हो जाती है, जो कि विद्यालय के बाहर भी की जा सकती है। और पहला क्या आप बोल रहे हैं, आश्वासन है कि भाई पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाई अपनी जगह तो दोनों चीज़ें बेहतर है ना, कि भाई बच्चे को पूर्व ज्ञान से हमें जोड़ना चाहिए और अधिगम एक सतत प्रक्रिया है ना। तो सही तो दोनों है, पर एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात बैठ नहीं रही है यहाँ पे ना। तो ऑप्शन सेकंड की तरफ चलेंगे। अपने आप पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगेन क्या कहता है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण जो मेमोरी होती है ना, रिकॉल पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। भाई हमारा एनसीएफ हो, एनईपी हो, कभी भी लर्निंग को, रिकॉल को एक तरीके से प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तर्क क्या दे रहे हैं कि बच्चे जो है रटकर स्मरण करने के द्वारा, ना बिल्कुल नहीं, दोनों गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, ए और आर तो हो गया गलत। आएंगे नेक्स्ट पे। भाई कथन क्या है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। तो भाई स्टेटमेंट तो सही है, कि भाई ऐसा नहीं है ना कि कुछ बच्चे हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, हमें हिंदी आती है, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, कुछ पंजाबी वाले हैं, कुछ उर्दू वाले हैं। तो हमें हिंदी आती थी तो हमने हिंदी वालों को ध्यान दिया, बाकियों को इग्नोर कर दिया ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करना है। और क्या करना है, सभी बच्चों को समायोजन किया जाए, यानी कि हर बच्चे को एडजस्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए वहाँ पे ना। किसी को विशेष नहीं महसूस कराना है आपको, हर बच्चे को विशेष महसूस होना चाहिए आपकी क्लासरूम में। ठीक है, मतलब किसी एक को नहीं महसूस कराना, हर बच्चे को इक्वल और विशेष महसूस होना चाहिए कि वो अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, तर्क क्या है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक वाइड टर्म है, और जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा फिजिकली दिक्कत है, इम्पेयर्ड है, तभी उसे हम समावेशन के लिए लेकर के आ रहे हैं ना। हो सकता है कि वो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता हो सकता है वो मेंटली थोड़ा उसको कुछ प्रॉब्लम हो ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही। ठीक है, और पहले ही ऑप्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। सो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और वह बच्चों को संयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई संयोगात्मक कार्य क्या होता है, जहाँ पे बच्चे मिलजुल करके काम कर रहे हैं ना, अपने पीयर ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना, कोई कुछ नहीं लेकर के आया तो उसको दे दिया, अपना शेयर कर लिया किसी ने, है ना। और पोलाइटली सोशलाइजेशन ना, एक हेल्पिंग नेचर, हर एक चीज़ बच्चों में डेवलप होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि बच्चे अपने समकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। भाई बहुत जल्दी से फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ओके, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी क्वेश्चन थे हमने प्रैक्टिस कर लिया है। सॉरी भाई, आप लोगों को सुनना पड़ रहा है एक्चुअली। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।